Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 46, अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to two unstretched springs of spring constants K1 and K2 as shown in figure। ओके, सो यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है K1, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है K2 और वो इस तरीके से यहाँ पे एक में को अटैच है। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स द राइट थ्रू अ डिस्टेंस x, ओके, एंड इज रिलीज्ड। Find the speed of the block as it appears to the mean position as shown। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब हम इसको राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे, ओके, इस साइड अगर स्ट्रेच कर रहे हैं या इस साइड इसको मूव करवा रहे थ्रू अ डिस्टेंस x, जब ये x डिस्टेंस इतना मूव होगा तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगा, थोड़ा इमेजिन कीजिए। उस वक्त ये जो स्प्रिंग है इट गेट कॉम्प्रेस्ड एंड ये जो स्प्रिंग है इट गेट एलोंगेट। अगर कोई भी स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है या एलोंगेट होता है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होता है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि इस ब्लॉक को ऑलरेडी हमने शिफ्ट किया है, इधर x इतने डिस्टेंस से मूव किया है, तो उस सिचुएशन को हम ए सिचुएशन कंसिडर करेंगे। ओके, जब ये मोशन में आएगा, मीन पोजीशन पे होगा, उस वक्त जो भी सिचुएशन होगा उस सिस्टम का उसको हम बी सिचुएशन कहेंगे। ओके, जब सिस्टम ए सिचुएशन में है उस वक्त इसका कॉम्प्रेशन कितना हुआ है, एक्स इतना, इसका एलोंगेशन कितना हुआ है, एक्स इतना। तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द हाफ इंटू K1 एक्स स्क्वायर, और इसके इलोंगेशन की वजह से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज नथिंग बट द हाफ K2 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस ब्लॉक को इस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए। तो ब्लॉक ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, क्योंकि ब्लॉक ऑसिलेट करेगा। ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगा। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, total energy when it is the system is at point A, it is equals to half into K1 x square plus half into K2 x square। जब सिस्टम ये मीन पोजीशन पे आएगा उस वक्त ये दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होंगे। अगर वो नेचुरल लेंथ पे है तो डेफिनेटली वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, लेकिन जो भी ब्लॉक है उसका ऑसिलेशन हो रहा है और वो मेन पोजीशन पे जब रहेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उस वक्त जो भी एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी EA शुड बी इक्वल्स टू EB। तो यहाँ पे जब हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू K1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू K2 एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे तीनों टर्म में हाफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो m वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू K1 एक्स स्क्वायर प्लस K2 एक्स स्क्वायर। सो v की वैल्यू कितना होना चाहिए, v की वैल्यू यहाँ पे होगा इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K1 एक्स स्क्वायर प्लस K2 एक्स स्क्वायर अपॉन m। तो यहाँ पे हम x को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो भी आएगा v इज इक्वल्स टू x अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन m। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो वेलोसिटी जो भी है वो दोनों स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होगा, मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर होगा, और आप उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी v meets a long horizontal spring fixed at one end
ओके, सो दिस इज दैट स्प्रिंग जो कि एक एंड पे फिक्स है और इधर ओपन टर्मिनल है, और यहाँ पे ये ब्लॉक है विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v जिसका मास है m. Find the maximum compression of the spring. Okay, will the velocity of the block be the same as v when it come back to the original position shown? Okay, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन क्या है देखिए, एक ब्लॉक है जो v इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो भी सरफेस है ब्लॉक और टेबल के बीच में का सरफेसेस, तो वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, तो डेफिनेटली इसकी जो भी वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो थ्रू आउट जर्नी उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. अब ये ब्लॉक विद द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इतने काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर. जैसे वो इंसिडेंट होगा तो दिस स्प्रिंग गेट कॉम्प्रेस, स्टार्ट कॉम्प्रेसिंग. अब ये कॉम्प्रेस हो रहा है. ओके, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. स्प्रिंग में जो भी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द कॉम्प्रेशन उसमें कन्वर्ट होगा. ओके, तो उस इंस्टेंट पे एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि इसके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और पूरा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा. तो उस सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो सिचुएशन इज लाइक दिस वन, हाफ m v square is equals to half k x square. Let us imagine that x is a total compression. Okay, तो k is a force constant. अब इसको अगर हम देखते हैं तो हाफ हाफ गेट कैंसल, सो देयरफॉर v square is equals to k into x square. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कितना कॉम्प्रेस हो रहा है. तो हियर वी कैन राइट हियर x square is equals to m v square upon k. सो x की वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो x की वैल्यू निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ m v square upon k. ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू v इंटू अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. सो दिस इज अ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ओके, तो पहले इसका आंसर हमें मिल चुका है. सेकंड, विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी द सेम एज v व्हेन इट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन शोन. द आंसर इज दैट नो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. जब वो इस साइड आ रहा था तो उसकी वैल्यू जो भी था वो इस डायरेक्शन में था. वैल्यू मैग्नीट्यूड भले ही उतना हो सकता है, डिपेंड है, लेकिन जब वो रिबाउंड होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में होगा. ओके, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे जाते वक्त और आते वक्त सेम होगा, प्रोवाइडेड दैट स्प्रिंग शुड बी आइडियल. अगर स्प्रिंग आइडियल नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो उस वक्त जो भी मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट रहेंगे. यानी आते वक्त कोलाइड होने से पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा अगर स्प्रिंग में लॉसेस हो रहे तो एनर्जी के लॉसेस. ओके, तो डायरेक्शन तो डिफरेंट 100% रहेगा. मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो डिपेंड है कि स्प्रिंग आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है. तो स्प्रिंग अगर आइडियल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. अगर स्प्रिंग आइडियल नहीं है, एनर्जी अगर लॉस हो रहा है स्प्रिंग में, तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड वहाँ पे लॉस होगा. सो दिस इज नथिंग बट द आंसर. Question number 48. A small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5.0 centimeter. The spring constant is 100 Newton per meter. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring. Okay. Where will hit the ground 2 meter below the spring. सो यहाँ पे क्या क्या दिया है देखिए. सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मास की, तो मास की वैल्यू जो भी है दिस इज इक्वल्स टू, मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम है तो 0.1 kg ले लेंगे हम ऐसा यूनिट में.
उसके बाद कॉम्प्रेशन जो भी है 5.0 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे x जो भी है दिस इज इक्वल टू 0.05 मीटर। उसके बाद फोर्स कांस्टेंट दिया है k विच इज इक्वल्स टू कितना है 100 न्यूटन पर मीटर। ओके 100 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो भी डिस्टेंस है ना, ये भी दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.2 सॉरी 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर इतना डिस्टेंस है। ओके इसको हम y कंसिडर करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इतनी चीज़ें यहाँ पे दिए हैं। ओके सो देखिए सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम में, तो ये जो भी ब्लॉक है जिसका मास है 100 ग्राम, इसको इस साइड में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो दैट दिस स्प्रिंग गेट कॉम्प्रेस थ्रू दिस डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे जब इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और जैसे हम रिलीज कर देंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ओके तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो यहाँ पे फाइनली हमें वेलोसिटी मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वी स्क्वेयर की वैल्यू कितना आएगा, देखिए के इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन एम। सो दिस इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितना है 100 है, इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 ओके डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितना है 0.1। ओके सो ये 100 है, ये हो जाएगा 5, ये दोनों मिलके हो जाएगा 5 और ये अगर हम पूरा सॉल्व करते तो ये मेरे ख्याल से 2.5 आ रहा है यहाँ पे। सो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है, वी स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है, सो विच इज इक्वल्स टू 2.5। दिस इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू जो भी आएगा विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इज इक्वल्स टू 1.58 मीटर पर सेकंड। इतना वैल्यू इसका आ रहा है वेलोसिटी का। ओके अब वेलोसिटी की वैल्यू पता चलने के बाद ये जो भी प्रॉब्लम है दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम अब इजीली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो इट इज इक्वल्स टू 1.58 मीटर पर सेकंड। ओके तो अब कितने हाइट से उसको हम थ्रो कर रहे हैं, सो 2 मीटर इतने हाइट से उसको थ्रो कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना लेंगे हम, सो दिस इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे। ओके वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वो 2 मीटर। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल की कितनी है 0 है। ओके तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ग्राउंड को टच होने के लिए कितना वक्त लगेगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में 2 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इनटू हाफ ए दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लूंगा मैं, इनटू टी स्क्वायर हमें पता नहीं है कितना है वो हमें फाइंड आउट करेंगे। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा t की वैल्यू। सो t इज इक्वल्स टू 0.63 सेकंड, इतना इसकी वैल्यू आ रहा है टाइम का। ओके अब टाइम कितना लगेगा वो हमें पता चला है। अब अलोंग x डायरेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हम देखेंगे। सो लेट अस इमेजिन दैट इट इज अ x डैश। ओके क्योंकि x ऑलरेडी हमने कॉम्प्रेशन के लिए यूज किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x डैश। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितना है 1.58 मीटर पर सेकंड। क्या वो एक्सीलरेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आंसर इज दैट नॉट। तो टाइम कितना लगता है, सो दोनों के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए टाइम की वैल्यू सेम होगा भैया। ओके सो वी नो वन फॉर्मूला, सो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ओके, सो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है, एक्स डैश, टाइम की वैल्यू पता है और वेलोसिटी की वैल्यू पता है. सो एक्स डैश इज इक्वल्स टू v इंटू टी इज इक्वल्स टू 1.58 इंटू 0.63 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1 मीटर इतना आएगा. ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर इतना डिस्टेंस आएगा इसको प्रोडक्ट लेने के बाद. तो कितना, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग. द आंसर इज दैट एट अ 1 मीटर डिस्टेंस. ओके, question number 49. A small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L, which can be rotated about its clamped upper end. What minimum horizontal velocity should the block be given so that it moves in a complete vertical circle? Okay, so this is that light rod और यहाँ पे एंड को हम यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर रहे हैं जिसका मास है m. ओके, अगर हम इस ब्लॉक को वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी कितना होना चाहिए सो दैट इट मेक्स कंप्लीट सर्कुलर पाथ. ओके, अगर आप वेलोसिटी कम देते हो तो ये जो भी ब्लॉक है, रॉड है विद दिस ब्लॉक, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा और यहाँ पे ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा. अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी देते हो तो हो सकता है कि ये ऊपर आ जाए. ओके, सो इसका मिनिमम कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने के लिए इस ब्लॉक को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 रहा तो भी चलेगा एट अ हाईएस्ट पॉइंट. आ रहा है डिस्कशन जो भी हम कर रहे हैं समझ में. तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए. सो आंसर है कि यहाँ पे इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि सो दैट इट कैन रीच अप टू दिस पॉइंट विद द जीरो काइनेटिक एनर्जी. ओके, यानी वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तब तक वो यहाँ पे मोशन में रहना चाहिए. सो जब ये सिस्टम ऊपर आ जाएगा तो उस वक्त इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो आंसर इज दैट mg इंटू ट्वाइस एल इस पॉइंट पे. ओके, तो हम इन दोनों को अब इक्वेट करने वाले हैं. सो हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एम जी इंटू ट्वाइस एल दिस एम गेट कैंसल. सो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4gl. सो वी की वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 4gl which is equals to 2 under root of gl. So इतनी वेलोसिटी उसका मिनिमम होना चाहिए एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट इट मेक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. फिगर शोज two blocks A and B each having a mass of 320 gram connected by a light spring passing over a smooth light pulley. Okay, so these are the two blocks are there which are connected by this string. The horizontal surface on which the block A can slide is smooth. यानी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा जब इसका मोमेंट होगा. The block A is attached to a spring constant 40 Newton per meter whose other end is fixed to a support 40 सेंटीमीटर अबोव द हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज 40 सेंटीमीटर और इसका जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर. इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड. व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड टू मूव, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक A at the instant it breaks off the surface below it. टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया. ओके, सो देखिए इनका कहना क्या है. जब ये सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये मोशन में आएगा, ये ब्लॉक बी नीचे जाएगा, ब्लॉक ए इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में आएगा. अब जब इस ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में आ रहा है उस वक्त
स्प्रिंग जो भी है वो इलोंगेट होगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग इलोंगेट होता है तो वहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स वो एक्ट करना स्टार्ट करेगा, और जो भी रिस्टोरिंग फोर्स वो एक्ट कर रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जिस वक्त इस ब्लॉक ए का नॉर्मल जीरो हो जाएगा। यानी नॉर्मल यानी ये सरफेस जब इसके ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट कर रहे हैं दैट इज अ नॉर्मल या रिएक्शन, वो जीरो होगा, तो उस वक्त ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ देगा। तो उस वक्त की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसा हो सकता है। तो मान के चलिए कि ये जो भी ब्लॉक है ये यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे वो सरफेस को छोड़ने वाला, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे आने के लिए जो भी स्प्रिंग की पोजीशन होगा इट इज लाइक दिस वन। ओके, अब यहां पे इस स्प्रिंग ने विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग कितना एंगल किया है, थीटा एंगल किया है। तो स्प्रिंग का जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स हम कंसिडर करके चलते हैं, विच इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ओके, तो अब इस के एक्स को हम रिजॉल्व करेंगे, या इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे इन दिस टू डायरेक्शंस, एक ये वाला डायरेक्शन और दूसरा ये वाला डायरेक्शन। ओके, इन दो डायरेक्शन में हमें इसको रिजॉल्व करना है। ओके, सो हमें नॉर्मल जीरो करने के लिए सबसे डायरेक्शन मेन है ये वाला उसका कंपोनेंट। सो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू जीरो, सॉरी थीटा। तो इसका जो भी कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज नथिंग बट द कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू आएगा इट इज अ के एक्स कॉस थीटा। ओके, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है इट इज नथिंग बट द के एक्स कॉस थीटा। इस स्प्रिंग फोर्स का जो भी कांस्टेंट है ये इस डायरेक्शन में आएगा, सॉरी स्प्रिंग की वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में के एक्स कॉस थीटा आएगा। ओके, और नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, एम इंटू जी। तो नॉर्मल जीरो करने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि दिस के एक्स कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम जी। भैया तब जाके नॉर्मल की वैल्यू जीरो होता है, तब जाके ये सरफेस को छोड़ देगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है, या एक्स जो भी फाइंड आउट कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो थीटा फाइंड आउट बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। सो 0.4 मीटर। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, तो 0.4 प्लस एक्स होगा, 0.4 प्लस एक्स होगा, क्योंकि एक्स इज अ इलॉन्गेशन, और 0.4 उसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की। समझ में आ रहा है। सो ये दो साइड्स पता है आपको, तो थीटा निकल जाएगा। ओके, तो फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन के इंटू एक्स। ओके, सो एम की वैल्यू कितना है, 0.32 के जी की वैल्यू कितना लेना है, 10। सो ऊपर की वैल्यू आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय के इंटू एक्स। के की वैल्यू कितना है, 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है फिलहाल। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू, ओके, ये था एम जी अपॉन के एक्स की वैल्यू। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इज नथिंग बट द एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितना है, 0.4 अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कितना है, 0.4 प्लस एक्स। ओके, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन हमें एक्स की वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 0.1 मीटर। ओके, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम। सो एक्स की वैल्यू जो भी आ रहा है, एक्स की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ओके, इट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। ओके, और ऑनलाइन में जब पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लिखने में।
ओके, सो x की वैल्यू हमें पता चल गया है 0.1 मीटर, यानी इसका इलोंगेशन कितना होगा 0.1 मीटर। अब देखिए ये साइड की वैल्यू कितना आएगा 0.4 प्लस 0.1 0.5, इस साइड की वैल्यू कितना है 0.4। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी ए ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट द अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसको हम एस कंसिडर करके चलते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 0.4 है ये 0.5 है, तो ये आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमें मिल चुका है, दिस इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। ओके, चलो भैया अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक पहले यहाँ पे था, वो यहाँ तक डिस्प्लेस हो चुका है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक भी नीचे डिस्प्लेस हो चुका होगा। जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रैवल करेगा। ओके, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर वी कैन राइट सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन विच इज इक्वल्स टू हाफ। अब दोनों का मास सेम है तो यहाँ पे सीधा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वी कैन राइट हियर एम वी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमने लिख लिया। तो अब बाकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, और यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगा। सो देयरफॉर इट्स अ माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और एम जी भी नीचे एक्ट हो रहा है इसलिए प्लस आएगा। ओके, सो इसको अभी हमें सॉल्व करना है। यू नो द वैल्यू ऑफ एम, यू नो द वैल्यू ऑफ के, यू नो द वैल्यू ऑफ जी, यू नो द वैल्यू ऑफ एस, सभी वैल्यूज पता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, और स्पेशली एडवांस वालों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक। तब तक के लिए बाय बाय।